तो बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की, यानी कि इतना तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बेसिक देखा था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो दोनों रिएक्शन होंगी कैसी होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। ठीक है, अब एक प्रोग्रेस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये चलती है। ठीक है, इतनी बात तो ध्यान रखना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो वो तो बेसिक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारा वही ए प्लस बी रिवर्सिबली चेंज हो रहा है किसमें, सी प्लस डी में। ठीक, ठीक है, ए प्लस बी रिवर्सिबली चेंज हो रहा है किसमें, सी प्लस डी में। और आपका इस तरीके से अगर आपका डेल्टा एच लिखा है, सपोज डेल्टा एच क्या है इसका, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब इस तरीके से लिखा रहता है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी होती है उसके आगे डेल्टा एच लिखा रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर ये है ऐसे डेल्टा एच लिखा है, नहीं बताया फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, तो बाय कन्वेंशन कौन सा मानते हैं इसे, फॉरवर्ड रिएक्शन का मानते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखा है, तो डेल्टा एच यानी कि ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी का डेल्टा एच लिखा है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बैकवर्ड रिएक्शन के डेल्टा एच की बात करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो पहली बात तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन अपनी यही होगी, कौन सी, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस डी, ये अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, इसका जो डेल्टा एच होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, दिया भी हमें। ठीक है, और अब मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगी, सी प्लस डी चेंजिंग इनटू ए प्लस बी, ये होगी हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। और नो नीड टू से इसका डेल्टा एच कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों का जो मैं अगर ग्राफ की बात करूं, ग्राफ कौन सा, वही पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ हम अलग अलग बना सकते हैं, बिल्कुल डेल्टा एच पॉजिटिव का ही बनाना आता है, डेल्टा एच नेगेटिव का ही बनाना आता है, दोनों का अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन क्या हम दोनों का एक ही में मर्ज करके भी बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है। मतलब एक में जो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है वो दूसरे का प्रोडक्ट है, और दूसरे का और पहले का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है, यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर रिएक्टेंट मतलब एक एक रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी का ट्रांजिशन हो रहा है सी प्लस डी में, और दूसरी रिएक्शन क्या है, सी प्लस डी का ट्रांजिशन हो रहा है ए प्लस बी में, तो ए प्लस बी का ट्रांजिशन अगर सी प्लस डी में हो रहा है तो इसकी इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी, और सी प्लस डी का जो ट्रांजिशन हो रहा है ए प्लस बी में, तो इस रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट भी कैसी होगी, सेम होगी। तो यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम, बस रिवर्स हो रहा है, एक में रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, दूसरे में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट है, और सेम ट्रांजिशन स्टेट से जा रहे हैं, तो इनको एक ही में ही बना सकते हैं, दो में ना बना के हम एक ही में बना सकते हैं। दो में तो बना ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं कि एक में कैसे बनाते हैं। ठीक है, वही ग्राफ देखते हैं। अब अपना ग्राफ है जैसे कि ये, ठीक है, वही, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बीच में हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अब क्या है, पहले बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। ठीक है, और डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं मानूं कि रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ये है, यानी कि ए प्लस बी की, तो सी प्लस डी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ ये मान लूँ, तभी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ए प्लस बी अगर ये है तो सी प्लस डी ये है। ठीक है, बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेट होगी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों से ही ज़्यादा होगी, बिल्कुल, तो ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ठीक है, अब हमारा कैसे प्रोसीड कर रहा है, देखो ए प्लस बी पहले ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा और फिर सी प्लस डी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। अब कुछ बेसिक मार्किंग कर लेते हैं। बेसिक मार्किंग क्या कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ईपी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये क्या है, ईआर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, और कुछ बात करें
तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन की, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच भी बता सकते हैं हम, डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच दे देगा। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो हम बता सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या पॉजिटिव है डेल्टा एच, ठीक है। अच्छा, अब जब अभी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहा है, तो इसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी से एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इसको क्या बोलेंगे, सॉरी अपनी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इसके अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, और इसको क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो किस फॉर्म में प्रोवाइड होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड होगी, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो EAF लिख देते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये कब है, जब हम A प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए प्लस बी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, रिएक्टेंट की, वो ट्रांजिशन स्टेट तक गया, एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसे हमने बोला EAF एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर ट्रांजिशन स्टेट से आपका किस में आया, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन नेट हीट अब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एच हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूँ, यानी कि सी प्लस डी अगर ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप इस ग्राफ को कैसे रीड करोगे, ऐसे रीड करोगे, यहाँ से इस तरीके से रीड करोगे, ठीक है। तो सी प्लस डी अब क्या है आपके रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ इसे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की होगी, इसे क्या बोलेंगे, EAB बोल देंगे, ठीक है, EAB बोल दिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना था तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो उसे बोला एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, और क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की है तो EAB बोल दिया, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट से फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेंगे, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस बी है। और अगर हम इस ग्राफ को इधर से इधर रीड करें, यानी कि सी प्लस डी को रिएक्टेंट माने और ए प्लस बी को प्रोडक्ट माने, तो क्या प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको ER और EP नहीं लिखते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक बार, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो ये ER होगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या होगा, EP होगा, ठीक है, तो इस चीज को नहीं लिखते हैं ऐसे, ठीक है, बात हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या है, कम है, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इतनी बात समझ आ रही है, ये अब्जॉर्ब पोर्शन है, ये रिलीज पोर्शन है, ऑब्वियसली रिलीज पोर्शन ज्यादा है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो वही है, तो उन दोनों का डिफरेंस तो वही है, बस साइन का अंतर होगा, ठीक है। तो पहली बात, क्या मैं ग्राफ से बोल सकता हूँ कि EAB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इक्वल टू EAF, बताओ, क्या मैं EAF को ग्राफ से लिख सकता हूँ क्या, EAF जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, या फिर आप ऐसे लिखो वो क्या होगा, EAB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा एच, आपको यहाँ से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेल्टा एच, लेकिन डेल्टा एच अगर आपको साइन के साथ चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच होगा EAF माइनस EAB, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच कैसे आएगा, साइन के साथ आएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली EAF माइनस EAB करोगे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लग जाएगा, ठीक है। यहाँ चाहो तो अब देख लो कि ये जो है विद साइन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर EAF ज़्यादा है EAB से तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखो, आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखो, आप देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो EAF क्या ज़्यादा है EAB से, बताओ, EAF ज़्यादा है EAB से, डेल्टा एच कैसा पॉजिटिव आना चाहिए था, और आ भी रहा है, गिवन भी हमें वही था, ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लो मैं कोई ऐसी एक और एग्जांपल लूँ और आपको उससे और बताऊँ एक बात, ठीक है। सपोज कि ये हमारा क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है, और सपोज ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा यहाँ से ये ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, EAF हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट अगर ये है तो इसको एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो उसे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। दूसरे कंडीशन में ये रिएक्टेंट है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो ये EAB हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या EAB की वैल्यू ज़्यादा है EAF से? है बिल्कुल। तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आ भी रहा है इससे नेगेटिव, और यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें फॉरवर्ड में तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी है, प्रोडक्ट की है, वो क्या है? कम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। फॉरवर्ड के लिए बात करें तो डेल्टा एच कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या बात है कि एग्जाम आने आते आते क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं, इग्नोर हो जाता है कई बार। तो इसी वजह से ये जेई में 2-3 बार, इवन नीट में भी एक आधी बार पूछा गया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। तो पहले मुझे बताओ कि ये जो बात हुई है ये क्या समझ आई है, बताओ। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, अब हम इसी में एक चीज बात करते हैं। अगर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करें, ठीक है, इसके ऊपर कई थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम उसी से रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इफ, ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे इफ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होगा। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन वो उनका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो यहीं पे ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इज यूज्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरेटिकली आता है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, तो लिखते हैं फिर समझते हैं। बोथ EAF एंड EAB डिक्रीज बाय सेम वैल्यू। ठीक है, हमें पता है कैटलिस्ट यूज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होती है, इतना तो हमने देखा था। लेकिन अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या कह रहा है कि EAF और EAB कम होंगे दोनों, और सेम वैल्यू से कम होंगे। मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 10 जूल पर मोल कम होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन की भी 10 जूल पर मोल कम होगी। कैसे, देखते हैं। पहली बताओ, क्या अगर कोई शॉर्टर पाथ दे गए, अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जरूर कोई शॉर्टर पाथ प्रोवाइड होगा। तो शॉर्टर पाथ सपोज ये है, अगर हम बात करें, कुछ शॉर्टर पाथ इसने कैसा प्रोवाइड कर दिया, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया शॉर्टर पाथ, तो ट्रांजिशन स्टेट बदल गई। अब ट्रांजिशन स्टेट बदल गई तो अब देखो, अब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कितनी हो जाएगी अब। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कितनी हो जाएगी, क्या पहले थी इतनी और अब कितनी हो जाएगी, इतनी खाली फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, कितना घट गई, इतना घट गई, थ्रेशोल्ड से इस लाइन तक घट गई। ठीक है, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो पहले थी इतनी, लेकिन अब कितनी है, खाली इतनी। कितना घट गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी से इतना घट गई। तो क्या दोनों सेम वैल्यू से घट रही है, दोनों घट रही हैं, और दोनों सेम वैल्यू से घट रही हैं। क्या ग्राफ से क्लियर है बात, बताओ। पहला पॉइंट क्या ग्राफ से क्लियर है कि दोनों एक्टिवेशन एनर्जी घटेंगी और सेम वैल्यू से घटेगी। ठीक है, तो अपना क्लियर है, तो इसे हटा लेते हैं, अपना ग्राफ खराब नहीं करते। ठीक, एक और पॉइंट लिखो। ठीक है, ये सारे पॉइंट थ्योरेटिकली आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि बोथ KF एंड KB इंक्रीज बाय सेम फैक्टर। ठीक है, KF क्या है, वही रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हम अरेनियस इक्वेशन से देख सकते हैं। इतना तो पता है हमें कि अगर हमें पता है K इक्वल टू AE⁻⁻ अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो K का वैल्यू बढ़ेगा, इतना तो हमें पता था। लेकिन दोनों सेम फैक्टर से कैसे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा क्या, देखो अगर मैं बात करूं तो सपोज KF क्या था पहले, KF था फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात करें तो सपोज AF था। ठीक है, माइनस क्या था, सपोज माइनस EAF/RT, टेम्परेचर तो वही रखेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करा, KF डैश निकाला, कब निकाला, ऑन यूजेज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं चाहो तो। ठीक है, तो ये क्या है, अनकैटलाइज्ड है, अनकैटलाइज्ड।
ठीक है, और ये है कैटालाइज्ड। ठीक है, तो के एफ डैश जो निकाला, अब ए एफ तो वही रहेगा। ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में तो वेरिएशन हम नहीं देखते हैं, तो ए एफ तो वही रहा। ठीक है, अब क्या ई की पावर माइनस, ठीक है, क्या ई ए में कुछ चेंज आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आया। ठीक है, सपोज दोनों कम हो गई, दोनों कम हो रही है, लेकिन सपोज मैंने माना एक्स कम हो गई। ठीक है, तो ई एफ माइनस एक्स कम तो करना था, मैंने मान लिया एक्स कम हो गई। ठीक है, अपॉन में क्या, आर टी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए एफ ई की पावर माइनस ई ए एफ बाय आर टी। ठीक है, इंटू ई की पावर, क्या इसी को मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाय आर टी। ऐसे इसी को बस एक बार इससे मल्टीप्लाई करा और एक बार इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या ए एफ इंटू ई की पावर माइनस ई एफ बाय आर टी तो के एफ ही है हमारा अनकैटलाइज वाला। तो सिंपली मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कि क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं दूसरे के लिए। ठीक है, ये बात करी फॉरवर्ड के लिए, अब बात करूं बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए भी वही बात करूं मैं, अनकैटलाइज्ड की और कैटलाइज्ड की। ठीक है, तो कैसे होगा, इसी तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा, आपका जो के बी होगा वो कितना सपोज होगा, ए बी। ठीक है, ई की पावर माइनस ई ए टू ई ए बी बाय आर टी। ठीक है, पहले ए था अनकैटलाइज में, फिर आपका जो नया के बी होगा वो क्या, ए बी तो वही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी तो घट गई, लेकिन कितना घटेगी, ये भी एक्स ही घटेगी। अगर पहले ये वाली एक्स घटी है तो ये भी एक्स घटेगी, क्योंकि सेम वैल्यू से घट रही है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का ई ए बी माइनस एक्स बाय आर टी। इसको भी आप इसी तरीके से लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली के बी इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी। ये भी तो ये हो जाएगा। तो यानी कि के एफ कितने टाइम्स हो गया, के एफ ओरिजिनल के ई की पावर एक्स बाय आर टी टाइम्स हो गया, और के बी कितने टाइम्स हो गया, ओरिजिनल के ई बाय ई की पावर एक्स बाय आर टी टाइम्स हो गया। तो ई की पावर एक्स बाय आर टी टाइम्स ही हो रहे हैं दोनों। तो यानी कि के एफ और के बी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, बट बाय सेम फैक्टर। बोलो, ई बाय ई की पावर एक्स बाय आर टी टाइम्स ही तो हो रहे हैं दोनों, और इंक्रीज कर रहे हैं तो हम बता ही रहे थे, ये तो हम बता ही रहे थे। ठीक है, अब अगर हम बता ही रहे थे तो अब हम एक बात और कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इतनी बात कर ही ली है तो, और अपने को क्या एक बात और पता है, क्या पता है, कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो कितना होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन है, और वो होता है कितना है, के एफ अपॉन के बी। बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी इसके बारे में। ठीक है, के एफ अपॉन के बी होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं के एफ अपॉन के बी की, तो लेकिन के एफ अपॉन के बी क्या रहेगा, अगर पहले की बात करूं तो के एफ अपॉन के बी था। अगर पहले बात करूं तो क्या था, के एफ अपॉन के बी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डैश की बात करूं अब, ठीक है, अनकैटल, देखो अब मैं इसको ही चलो बात करता हूं फिर से। अनकैटलाइज्ड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, के एफ अपॉन के बी। ठीक है, अब बात करूं कैटालाइज्ड में कितना होगा। ठीक है, कैटालाइज्ड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो सपोज इसे मैंने बोल दिया के इक्विलिब्रियम डैश, तो ये क्या होगा, के एफ डैश अपॉन के बी डैश। ठीक है, और के एफ डैश है कितना, के एफ इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी, के एफ इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी। ठीक है, ऐसे ही के बी डैश कितना है, के बी इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी। ई की पावर एक्स बाय आर टी वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि के इक्विलिब्रियम डैश जो है वो कितना आ रहा है, के एफ अपॉन के बी आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही आ रहा है। तो के इक्विलिब्रियम जो डैश आ गया हमारा क्या आ गया, के
इक्विलिब्रियम के एफ अपॉन के भी ही आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के इक्विलिब्रियम डैश। तो यानी कि अनकैटेलाइज्ड हो चाहे कैटेलाइज्ड हो, यानी कि अपॉन द यूजेज ऑफ कैटेलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बदलता, बट के एफ और के बी दोनों सेम फैक्टर से इंक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर दोनों सेम फैक्टर से इंक्रीज होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इस चीज को हमने प्रूव भी कर लिया। बोलो बताओ, क्या भी प्रूव कर लिया, इस चीज में कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब अगर के एफ और के बी बढ़ रहा है, यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मैंने कल भी पहले भी बताया था कि रेट कांस्टेंट हमें आइडिया देता है टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम का। अगर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीजेस बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ क्या, अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी बढ़ा देगा। तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन का एम क्या होता है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचना। इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा क्योंकि रेट बढ़ा रहा है। रेट क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी चीज हो जाएगी बस। तो रेट कांस्टेंट हमें स्पीड का आइडिया देता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का आइडिया देता है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही है। तो अगर 60% पहले रिएक्शन हो रही थी, 60% रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट मान लो 60% बन रहा था, अगर 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट मान लो सिर्फ 60% हो रहा था, यानी कि 60% एक्सटेंट थी रिएक्शन की। तो इक्विलिब्रियम तो जब हमने कैटलिस्ट यूज करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 60% ही रहेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट के यूजेज पे पहली बात तो क्या हो गई, द टाइम टू अचीव टी इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि इट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो बेसिकली रेट बढ़ रहा है, और रेट क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, सिंपल, ठीक है। और एक बात और जो हम कर चुके हैं अभी, द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज, hence no effect on एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बात और लिखते हैं, उसको भी प्रूव कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। क्या, कि देयर विल बी नो चेंज इन डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, अगर मैं अनकैटेलाइज्ड की बात करूं, अनकैटेलाइज्ड की, ठीक है, हम तो सब प्रूव कर लेते हैं, देखो जल्दी से। क्या है, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच होगा हमारा ई एफ माइनस ई ए बी, ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर अब बात करूं यही चीज कैटेलाइज्ड की, तो कैटेलाइज्ड में क्या होगा, डेल्टा एच, डेल्टा एच डैश मान लिया मैंने, ठीक है, डेल्टा एच डैश, तो क्या हो गए, ई एफ, ई एफ डैश माइनस ई ए बी डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या एक्टिवेशन एनर्जी दोनों सेम वैल्यू से घटी हैं, दोनों डिक्रीज हुई है सेम वैल्यू से। हमने कितना माना था, एक्स एक्स डिक्रीज माना था, याद है, एक्स डिक्रीज माना था कि दोनों एक्स कम हो, एक्स उनमें से कम हो गया। बेसिकली ई एफ क्या हो गया, ई एफ डैश क्या हो गया, ई एफ माइनस एक्स, उसमें से एक्स डिक्रीज हो गया। और ऐसे ही सेम वैल्यू से क्या हमारा ई ए बी भी कम हो जाएगा, तो ई ए बी डैश भी क्या हो जाएगा, ई ए बी माइनस एक्स, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या है, ई एफ माइनस ई ए बी, यानी कि देयरफॉर डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच डैश के बराबर है। बोलो, तो देयर विल बी नो चेंज इन डेल्टा एच। बताओ, कोई चेंज नहीं है डेल्टा एच में, कोई दिक्कत? ठीक है,
सारे पॉइंट क्लियर हो गए कैटलिस्ट वाले जो बताए? अरे बताओ, ये समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या चीजें इफेक्ट होंगी, ये चल रहा है। हेडिंग देखो ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हम पता लगा रहे हैं। यही तो चल रहा है। सारे पॉइंट क्लियर हैं? बताओ। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे और ये नियर फ्यूचर में पक्का आएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आने वाला है। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन का प्रोबेबल क्वेश्चन है। फटाफट मेरे को आंसर बता दो इसका, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ उठ के क्वेश्चन कुछ सालों में आने वाला है। बताओ। पता नहीं क्या चमत्कार करते हो तुम लोग, क्या क्या ऑप्शन निकाल देते हो। क्या होता है, हमसे पूछा है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी दी है हमें किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन की हमें एक्टिवेशन एनर्जी दी है। ठीक है, कैटलिस्ट चेंज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है दोनों सेम फैक्टर से कम होती है। पॉइंट दिया होता या नहीं दिया होता तब भी कैसा होता, हमें यही पता होता कि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, लेकिन दे दिया तो चलो ठीक है। ठीक है, और अब हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उससे तो कोई मतलब नहीं, जो इन प्रेजेंस है वही विदाउट प्रेजेंस है, पहली बात तो। ठीक है, डेल्टा एच में तो कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच होता कितना है, ये एफ माइनस ये भी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पूछ रहा है, तो पहले कितनी थी फॉरवर्ड की, 180 किलो जूल पर मोल। बोलो, 180 किलो जूल पर मोल थी। ठीक है, और उसमें से 100 कम हो गई, तो हम इन आफ्टर यूजेज ऑफ कैटलिस्ट देख रहे हैं, तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी होगी, 180 माइनस 100। और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 200 किलो जूल पर मोल थी विदाउट यूजेज ऑफ कैटलिस्ट, और आफ्टर यूजेज ऑफ कैटलिस्ट 100 किलो जूल मोल पर कम हो गई। तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100। ठीक है, कितना आएगा, -20 किलो जूल पर मोल। हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है डेल्टा एच का। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 20 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हमसे नहीं भी देता है, कि अगर हमसे ये वाली बात नहीं देता तो, और हमें ये वाली बात भी देता, तब भी हम सीधा 180 माइनस 200 कर देते, हमारा आंसर क्या आता, -20 आता, और मैग्नीट्यूड कितना, 20 किलो जूल पर मोल आता। क्योंकि विदाउट यूजेज ऑफ कैटलिस्ट जो डेल्टा एच है वही प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी डेल्टा एच होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर से घट रहा है। तो ये क्वेश्चन तो ये उसने दे दिया चीजें आसान करने के लिए। अगर इसी चीज को थोड़ा टफ कर सकता है तो ये वाली लाइन नहीं देगा। इस वाली लाइन के बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता है क्या, कर लोगे? ठीक है, बोलो, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
कितना आ रहा है? देखो क्या कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ए से बी, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी है 15 किलो कैलोरी पर मोल, हीट ऑफ रिएक्शन दिया है 5 किलो कैलोरी पर मोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिया है 10 किलो कैलोरी पर मोल, देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन बी से ए पूछा है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम ये चीज़ को ग्राफ अगर बना लें एक बार, ठीक है, वही हम ग्राफ बना रहे हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच, ठीक है, अपना वही ग्राफ है, ठीक है। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है ए से बी, तो अगर हमारा कुछ ये रिएक्टेंट है तो सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ए है सपोज, ये हमारा बी है, ठीक है। ये कुछ हमारी मान लो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ए से बी कन्वर्ट हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो डेटा दिया आप उसको लिख लो। क्या कह रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ए से बी कन्वर्जन में, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या? ये होगी, ठीक है। ये कितनी दी है? 15 किलो कैलोरी पर मोल, 15, ठीक है। मैं सिर्फ डेटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। किलो कैलोरी पर मोल में सारी डेटा है तो 15 है ये, ठीक है। और हीट ऑफ रिएक्शन दी है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? बेसिकली कितना दिया है? 5 दिया है, ठीक है। ये एफ था, ये एफ कितना था? 15 था, और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच है कितना है? ये हमारा है 5 है। ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है, ठीक है। और क्या दिया? पोटेंशियल एनर्जी और प्रोडक्ट भी दिया है। प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो बी के पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया उसने? 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 10, ठीक है। ऐसी ए का निकालोगे तो ए का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की, तो क्या 5 और यहाँ से क्या 15 का इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 का इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो ये जो 20 है क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन के लिए। अब मुझे बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं चाहे बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यही रहेगी, बताओ। चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं चाहे बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यही रहेगी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ट्रांजिशन स्टेट की। थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है रिएक्शन की बी से ए में, तो क्या होगी वो? 20 होगी, बताओ, ठीक है। सिंपली ये कुछ इसमें कुछ खास सॉल्व भी नहीं करना था, बस आपको सिंपली लिखना था थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो गई कि 20 किलो कैलोरी पर मोल हो गई, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ से क्वेश्चन सिंपल हो रहा है एकदम, ठीक है। चाहो तो लिख के कर लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे लिख के कर सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी आपको फॉरवर्ड की पता है, हीट ऑफ रिएक्शन पता है, आप क्या बैकवर्ड की आप क्या निकालो? एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, ठीक है। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, उसमें डेल्टा एच को प्लस उसमें आप बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ऐड करोगे, क्योंकि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, तो इस दोनों को ऐड करोगे, फिर तब क्या आएगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी। तो वैसे भी कर सकते हो, करो कैसे, आपको निकालनी तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट निकालनी है, कैसे ही निकाल लो, ठीक है। ये निकाल लो, कैसे ही निकाल लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 10, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 है, तो आंसर तब भी 20 आएगा, सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्वेश्चन हो गए। अब नोट करके एक बात हम लिखते हैं, क्योंकि एक चीज़ बेसिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं तो मैं रिजल्ट अभी नहीं बता रहा हूँ क्या है, जब देखोगे तो लगेगा हाँ ये तो देखा हुआ है यार, देखा देखा है। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और दोनों का ही क्या अपना रेट कांस्टेंट है के एफ और के बी। ठीक है, तो मैं दोनों को लिख सकता हूँ कि के एफ को क्या लिख सकता हूँ, दोनों के लिए अरेनियस इक्वेशन लगा सकता हूँ, के एफ इक्वल टू ए एफ ई की पावर माइनस ये एफ बाय आर टी। ठीक है, ऐसी के बी के लिए भी लगा सकता हूँ, के बी इक्वल टू ए बी ई की पावर माइनस ये बी बाय आर टी। ठीक है, अब अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के एफ अपॉन के बी होता है। तो के एफ अपॉन के बी अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा मेरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी क्या मैं लगा सकता हूँ, क्या चीज़ हमारी ये लगा सकता हूँ मैं अरीनेस इक्वेशन। चलो अरीनेस इक्वेशन ना लगा के मैं क्या सीधा के एफ अपॉन के बी करता हूँ, तो मेरा बेसिकली क्या बनेगा, ए एफ अपॉन ए बी। सपोज ए एफ अपॉन ए बी मेरा आ रहा है ए एफ अपॉन ए बी आया। ठीक है, तो ए एफ अपॉन ए बी को सपोज मैंने लिख लिया ए इक्विलिब्रियम, ए एफ अपॉन ए बी को मैंने ए इक्विलिब्रियम लिख लिया। ई की पावर माइनस ऊपर ई एफ एन नीचे से माइनस ई ए बी ऊपर आएगा तो ऊपर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, सपोज मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, तो माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा ई ए एफ। ठीक है, अब तो सॉल्व ही कर रहे हैं बेसिकली, माइनस ई ए बी बाय आर टी ये बचा। ठीक है, इसको बस बेसिकली डिवाइड करा कुछ नहीं और ए एफ अपॉन ए बी को क्या लिख लिया ए इक्विलिब्रियम लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ई ए एफ माइनस ई ए बी को क्या मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, तो लिख लेता हूँ सपोज ए इक्विलिब्रियम को यानी कि ए नेट को मैं ए मान लेता हूँ यहाँ पे, तो ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ठीक है, डेल्टा एच बाय आर टी हो गया। ठीक है, अब क्या करें, यह है मेरा के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, सपोज एल एन लेता हूँ, एल एन के इक्विलिब्रियम हो गया इधर। ठीक है, इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ तो एक पहली बात तो ए क्या है, ये ए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, ये जो ए है क्या है, ए है मेरा ए इक्विलिब्रियम और ये किसके बराबर है के ए एफ अपॉन ए बी के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, अगर टेम्परेचर चेंज करूं तो ए एल एन ए का वैल्यू देखते हैं पहले क्या होगा। पहले बताओ ए क्या है, ए एफ अपॉन ए बी है, तो ए एफ का वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का टेम्परेचर से वेरिएशन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए एफ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ए बी का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो इनके डिवीजन का वैल्यू भी कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ए का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब एल एन ए का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ए एफ कॉन्स्टेंट ए बी कॉन्स्टेंट, तो इनका डिवीजन भी कॉन्स्टेंट, और अगर डिवीजन कॉन्स्टेंट तो एल एन ए का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे ये फैक्टर तो बदलेगा ही, ये पूरा फैक्टर तो चेंज हो गई। तो क्या के इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बोलो दैट इज, यहाँ से हो रहा है कि के इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, और ये बात तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं कि मीन्स लिख लेते हैं दोबारा कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात वहाँ लिखी जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर।
ठीक है, तो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये बात अब प्रूव भी हो रही है, ये बात हम वहाँ नोट करके लिखते हैं, यहाँ पे प्रूव हो रही है। ठीक, तो अब मान लो मैं ये वाली जो हमारी आई ये बात, ये जो चीज़ आई, इसी को मैं दो टेम्परेचर पे लूँ। सपोज पहले मैं लूँ लेट एट टेम्परेचर इक्वल टू T1, इस पे मैं ये लगाऊं तो क्या आएगा, ln K1, ln K1। सपोज इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगी। ln A इसीलिए लिया क्योंकि ये तो हमारा बदल नहीं रहा। ठीक है, माइनस डेल्टा एच नॉट आता है यहाँ पे, डेल्टा एच नॉट। ठीक है, नॉट का क्या रीजन है, वो थर्मोडाइनमिक्स में आता है। ठीक है, आर T1। ठीक है, अब मान लो मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, सपोज T1 से T2 कर दूं, तो क्या होगा, तो हमने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया तो K का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ln K2 हो जाएगा। A तो अभी भी वही है क्योंकि F अपन A भी था और दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं था, तो ln A कांस्टेंट था, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर T2। ठीक है, R का वैल्यू तो चेंज होगा ही नहीं, डेल्टा एच नॉट भी वही रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये मेरी इक्वेशन थी फर्स्ट, ये इक्वेशन थी सेकंड, मैंने क्या करा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। ठीक है, और सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया तो क्या हो गया, ln K2 माइनस ln K1, और ln K2 माइनस ln K1 हो गया तो उसको क्या लिख सकते हैं, ln K2 बाई K1। ऐसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं अब, और ln A क्या निपट जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच नॉट बाय आर कॉमन आ जाएगा, और एक बार डेल्टा एच नॉट बाय आर कॉमन आ गया तो ठीक है, क्या लिख सकते हो, 1/T1, इनर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, और दो जगह इसका प्रूव करते हैं, एक यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में करा, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो इक्वेशन सबने पढ़ी ही होती है, सबको याद भी होती है। ठीक है, यहाँ पे K1 K2 क्या है, K बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। तो K क्या है बेसिकली इक्विलिब्रियम, दूसरे पेन से लिखते हैं चलो, वेयर K1 एंड K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है। ठीक है, और डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच किसका है, बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन का है। ठीक है, डेल्टा एच किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का है। ठीक है, और वो भी कैसा, यहाँ पे कैसे पुट करते हैं, विद साइन, या जो भी निकल के आएगा वो कैसे आएगा, विद साइन। ठीक है, पुट करोगे तो विद साइन पुट करोगे, और आएगा तो विद साइन आएगा। क्या है डेल्टा एच नॉट, फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच है। ठीक है, तो ये इक्वेशन पढ़ी थी, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन पढ़ी है, सुनी है ऐसी इक्वेशन, बताओ सुनी होगी ऐसे ये फॉर्मूला। ठीक, चलो ये बात तो हमने नोट करके लिखी, एक चीज़ हमने प्रूव करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म देखा था पहले, अब बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, इसका मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होगा, जिसका हर एक स्टेप लेकिन कैसा होगा, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन हर एक स्टेप कैसा है, एलिमेंट्री होता है, ये बात लिखी भी है पहले। और वो रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, यानी कि पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट की तरह काम करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फिर अल्टीमेटली इंटरमीडिएट्स क्या कर जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि ये कैसे होगी, बेसिकली क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप में होगी, एक्चुअली मल्टी स्टेप सीक्वेंशियल रिएक्शन, मल्टी क्या होता है लिख लो, मल्टीपल सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट। ठीक है, और ईच स्टेप कैसा होगा, एलिमेंट्री, तो मल्टीपल सीक्वेंशियल
एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये है हमारी बेसिकली क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। और एक बात और आती है, ठीक है, ये बात अभी देखते हैं कैसे है। ठीक है, और कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि जो इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पहली बात तो मल्टीपल स्टेप की है तो स्टेप तो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे उतने ही ग्राफ में क्या आएंगे, पीक आएंगे। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ है कैसे, ये चीज़ है ऐसे। एक ग्राफ देख लेते हैं, सपोज ये वाला हमारा ग्राफ था, या चलो ऊपर वाला देखते हैं, ये बनाया था ना अच्छे से ये। ठीक है, अब ये रिएक्शन कितने स्टेप की थी, अभी भूल जाओ रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन कितने स्टेप की थी, एक स्टेप, सपोज एक स्टेप की रिएक्शन थी, हम फॉरवर्ड रिएक्शन की इस समय बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन थी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी थी, सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी। सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी तो क्या एक पीक आया था, बोलो। सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, चीज़ें भी जल्दी होंगी। ठीक है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी तो कितना पीक आया, एक पीक आया। अब सपोज ये मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है तो किस तरीके से प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट या क्या सी प्लस डी, वो किस की तरह काम करेगा, दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, यानी कि सी प्लस डी से फिर आगे क्या, फिर आगे एक और स्टेप होगा, एक और स्टेप होगा तो एक और पीक आएगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और मान लो एक और स्टेप है तो अब ये जो प्रोडक्ट बना अब ये किसकी तरह काम करेगा, रिएक्टेंट की तरह काम करेगा अगली रिएक्शन का, फिर क्या आएगा, एक और पीक आएगा। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप उतने पीक होंगे। क्या ये बात क्लियर हुए कि नहीं, ये पॉइंट बता। क्योंकि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब वो किसकी पीक बड़ी किसकी छोटी वो बात सब करेंगे, लेकिन अभी नंबर पे बात करो, जितना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ स्टेप उतने पीक आएंगे ग्राफ में, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीक्स एक बार आने के बाद बात है कि कौन सी पीक बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो अब ध्यान से सुनो, कौन सी पीक बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो उसके लिए अपने को हर मैकेनिज्म, मतलब हर मैकेनिज्म स्टेप, यानी कि जो पूरा मैकेनिज्म है उसका हर स्टेप के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। अगर हमें बताना है कि कौन सी पीक बड़ी है कौन सी छोटी है, तो अपने को जो मैकेनिज्म का स्टेप है, हर जो पूरा मैकेनिज्म है उसके हर स्टेप का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन, की रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एक चीज। ठीक है, और दूसरी जरूरी नहीं एंडो एक्सो ही बोले। ठीक है, कि एक और तरीके से बोल सकता है कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। ठीक है, उससे भी हम देखेंगे कि कैसे बता सकते हैं कि पीक कैसे होगी बड़ी छोटी का। ठीक है, तो और दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हो उस इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने वाला बेस्ट पॉसिबल ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, जरूरी नहीं हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने वाला बेस्ट पॉसिबल ग्राफ बनाना है या फिर ऑप्शन से चुनना है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बनाया वो ही एग्जैक्ट ग्राफ हो। क्यों, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने हमें कम डेटा दिया हो यानी कि कम इंफॉर्मेशन दी हो, अगर एग्जामिनर ने हमें पूरी इंफॉर्मेशन ही ना दी हो तो एक से ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो तो एग्जामिनर को हर स्टेप के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, फास्ट हो रही है स्लो हो रही है, इस तरीके से पूरी हर स्टेप के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एग्जामिनर को। ठीक है, अगर नहीं देगा तो फिर नहीं बना पाएंगे एग्जैक्ट ग्राफ। ठीक है, तो एग्जामिनर या तो ऑप्शन इस तरीके से बनाएगा जो गिवन डेटा से आप वो चूज कर लो, नहीं तो आपको बेस्ट पॉसिबल ग्राफ बनाना है फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, और अगर उसने मान लो इन्फॉर्मेशन आपको कम दी, अगर इन्फॉर्मेशन कम दी तो फिर तो बेसिकली ये हो जाएगा ना कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, कि मान लो उसने बताया नहीं कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो आप दोनों केस कंसीडर करोगे कि एंडोथर्मिक होगी तो ये केस बनेगा, एक्सोथर्मिक होगी ये केस बनेगा, तो मल्टीपल एक से ज्यादा वेरिएशन आ जाएंगे। तो ये बात है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे अगर उसने कम इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो अब पहली बात, अगर वो बोलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है तो इतना तो आप बता दोगे कि अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, और एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से। एंडो एक्सो का ग्राफ तो बना लोगे, बताओ एंडो एक्सो में कोई दिक्कत, बोलो।
डल रिस्पॉन्स, ठीक, एंडो एक्सो का बन जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब लिखो इस बात को, इफ रिएक्शन इज स्लो देन इट्स barrier height, if reaction is slow then its barrier height will be large and vice versa, ठीक है। अगर रिएक्शन स्लो है तो उसकी बैरियर हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर फास्ट है तो बैरियर हाइट बेसिकली क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। बैरियर हाइट कुछ नहीं, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सपोज इस चीज़ को समझते हैं। पहली बात तो मेरे को बताओ कि पहले तो एक ऐसा क्यों, पहले तो ये समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अब याद करो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो कम पार्टिकल्स एक्टिवेटेड स्टेट में होंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो कम पार्टिकल एक्टिवेटेड स्टेट में होंगे, मतलब उन पार्टिकल की संख्या कम होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा यानी कि बैरियर ज़्यादा है, तो ऐसे पार्टिकल की संख्या कम होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। कम पार्टिकल एक्टिविटी स्टेट में इसका क्या मतलब है, कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, और कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे इसका मतलब रेट कैसी है, कम है। रेट कम है मतलब रिएक्शन कैसी है, स्लो है। तो रिएक्शन स्लो है मतलब रेट कम है, रेट कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी जरूर ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, तभी कम पार्टिकल एक्टिविटी स्टेट में होंगे, मतलब कम पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो पर यूनिट टाइम कम रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे होंगे, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, स्लो है, ठीक है। तो पहले बात तो ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है कि ये ऐसा हुआ क्यों। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, ए से रिवर्सिबली क्या बन रहा है, बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है, स्लो, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है, फास्ट, ठीक है। तो अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ वही अपना पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, कोई ग्राफ और नहीं बनना है, ठीक है। पहली बात तो जब स्लो और फास्ट बोले तो इसका मतलब आप रिलेटिवली स्लो फास्ट की बात नहीं करोगे, आप स्लो का मतलब वेरी स्लो मानोगे और फास्ट का मतलब वेरी फास्ट मानोगे, ठीक। तो आपको वही बात ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है स्लो, फॉरवर्ड रिएक्शन है स्लो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। एंडो एक्सोकोस ने कुछ आइडिया नहीं दिया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और बैकवर्ड रिएक्शन है फास्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किस तरीके का बनेगा सोचो, कि सपोज मैं ए को इधर मान लूँ और बी को इधर मान लूँ और ट्रांजिशन स्टेट को सपोज इधर मान लूँ, ठीक। देखो बनेगा क्या है, अगर मेरी ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये बी है, ये ए है, तो बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो है, स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। और बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, स्लो है, मतलब कम है। बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी, कम है। और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसके स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, बोलो 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 बोलो, बनेगा, ठीक है। अब ये बना तो अब हम
एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लें? सपोज सी चेंजिंग इनटू डी रिवर्सिबली। ठीक है, सी चेंजिंग इनटू डी रिवर्सिबली। ठीक है, आगे वाली फास्ट और पीछे वाली स्लो, इसी का उल्टा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अपने को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो बनाते हैं। ठीक है, ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी क्या है? फास्ट है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए तो आपका बेसिकली इसका उल्टा ग्राफ बनेगा। अगर आप ध्यान से समझो तो जो अभी आपने बनाया ना उसका बेसिकली उल्टा ग्राफ बनेगा। कुछ नहीं, बस उसका उल्टा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इस तरीके से। ठीक है, देख लो ये क्या है आपका? सी है। ठीक है, ये क्या है? डी है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। आपका फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? फास्ट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बैकवर्ड रिएक्शन कैसी है? स्लो है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक, बताओ आया समझ में? बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी? छोट कम। और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, इधर उल्टा था। ठीक है, अब एक और चीज़। ठीक है, अब कैसे? अगर मैं बोलूँ आपका ए चेंजिंग इनटू सी रिवर्सिबली चेंज हो रहा है भाई। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो, बैकवर्ड रिएक्शन भी स्लो। ठीक है, दोनों रिएक्शन कैसी हैं आपकी? धीमे धीमे, हौले हौले। ठीक, दोनों रिएक्शन अपनी स्लो हैं। ठीक है, अगर स्लो हैं तो पहली बताओ दोनों का बैरियर हाइट कैसी होगी? दोनों की बैरियर हाइट बड़ी होगी। यही बात है कि अगर रिएक्शन स्लो है तो बैरियर हाइट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन सेम नहीं होगी। सेम क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी सेम कर दोगे, यानी कि सेम कर दोगे मतलब आप दोनों को सेम लेवल पे रख दोगे, मतलब आप कुछ इस टाइप का बना दोगे। अगर आप एक्टिवेशन ज़्यादा रख दोगे तो आप सेम लेवल पे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम लेवल पे है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई तो मतलब डेल्टा एच जीरो हो गया। और डेल्टा एच जीरो तो बहुत ही फ्यू रिएक्शन का होता है, जैसे कि हमारी रिएक्शन आइसोमराइजेशन टाइप की रिएक्शन होती है, उनका डेल्टा एच जीरो होता है। तो वो चीज़ तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें डेल्टा एच जीरो तो नहीं करना है। तो बैरियर हाइट दोनों का बड़ा होगा पर सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच जीरो नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो क्या होगा अगर डेल्टा एच जीरो नहीं होगा? ठीक है, डेल्टा एच जीरो नहीं होगा तो किस टाइप का हो सकता है आपका? कुछ इस टाइप का हो सकता है। कैसे? कि ये आपका क्या है? ए है। ठीक है, ये आपका है ए, ये आपका है सी। बताओ क्या दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है? क्या दोनों के लिए? इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी। और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी। ये क्या अपनी ट्रांजिशन स्टेट है? बोलो, क्या दोनों चीज़ पॉसिबल है? बोलो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, इसके लिए भी, इसके लिए भी।
तो दोनों स्लो हैं, तो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बैकवर्ड के लिए भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कैसा आया, एंडोथर्मिक आया, जरूरी थोड़ी एंडोथर्मिक ही बने, ठीक है। ऊपर वाले केस में तो एंडोथर्मिक ही आ रहा था, उसमें तो कुछ पॉसिबल ही नहीं थी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है, देखो हम दोनों का बैरियर हाइट ज़्यादा रखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का हाइट बैरियर हाइट ज़्यादा रखते हुए भी एंडो एक्सो दोनों बना सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बना सकते हैं एंडो एक्सो दोनों। ये क्या हो गई अपनी ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया अपना ए हो गया, ये क्या हो गया अपना सी हो गया। अब भी क्या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी ज़्यादा है, होनी भी चाहिए थी क्योंकि दोनों स्लो है, और इधर भी ज़्यादा थी। लेकिन क्या एंडो एक्सो दोनों पॉसिबल है, तो दोनों टाइप के बनेंगे ग्राफ। अगर देगा हमने को एंडो है एक्सो है, तो हम उसी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी हाँ दोनों की ज़्यादा होगी, हाँ ज़्यादा होगी, सेम नहीं होगी, थोड़ा डिफरेंस ज़रूर रहेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी लिखा है कि एक्टिवेशन, अगर रिएक्शन स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऐसा थोड़ी कह रहा है दूसरे कंपैरिजन में कितनी होगी, ऐसी बात थोड़ी गई है कहीं। हाँ अगर कोई रिएक्शन लेकिन फास्ट है, तो उसके कंपैरिजन में एक्टिवेशन एनर्जी स्लो वाले की काफ़ी ज़्यादा होगी, ये हमने वेरिएशन दिखाया भी है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाया है इसमें। ऐसे ही कोई रिएक्शन फास्ट है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी। लेकिन अगर दोनों स्लो हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की ज़्यादा होगी, आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। आ गया, बोलो, आई होप आ गया होगा, ठीक। आ गया तो अब यार मेरे लिए क्वेश्चन कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, ये चलो साथ में करते हैं, ठीक है। हमसे कह रहे हैं रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, डेल्टा एच नेगेटिव है, उसका मैकेनिज्म दिया है। पहले स्टेप में आर से कन्वर्ट, आर एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स एक इंटरमीडिएट है, फिर एक्स कन्वर्ट हो रहा है पी में। पहली रिएक्शन स्लो है, दूसरी रिएक्शन फास्ट है, पहली रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, आर चेंजिंग इनटू पी, जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है। तो पहले अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो देखो आर चेंजिंग इनटू पी है, तो सपोज मैं आर की पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी मान लूँ, अब वो तो हमें दी नहीं है तो हम तो कुछ भी मान लेंगे, बेसिकली हम गिवन डेटा से बेस्ट पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगर ये आर है और मैंने सपोज ये मान लिया पी, ठीक है, ये मान लिया मैंने पी, तो पहले बताओ क्या ये होगा, यही पॉसिबल है, क्यों क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा एच आपको नेगेटिव रखना है, तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी डेल्टा एच क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, तो आर से एक्स की क्या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको कोई दूसरे कलर से लेते हैं, सपोज इससे ले, चलो इसी से ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, कुछ ये हुई, ठीक, ये हो गई आपकी एक्स, यहाँ पे एक्स हुआ, ठीक है। ये कैसे जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, जो पहली रिएक्शन है ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इनकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी आर से और एक्स से दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज ट्रांजिशन स्टेट ये है, ट्रांजिशन स्टेट का लेवल, ठीक है। ये कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन फर्स्ट, क्योंकि अभी दूसरी रिएक्शन भी होगी तो उसकी भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो इसे ट्रांजिशन स्टेट कैसा मान लिया, फर्स्ट मान लिया, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का बन गया। अब ठीक है, प्रोडक्ट को चलो थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को तो कहीं भी मान सकते हैं, बस उसकी रिएक्टेंट से पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी नेट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्स कन्वर्ट हो रहा है पी में और डेल्टा एच नेगेटिव है, पहली बात तो एक्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए पी से, ये है भी, हमने जो माना अब तक वो ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और रिएक्शन कैसी है, फास्ट है, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो हमने देखा ही नहीं, कंसिडर नहीं करा, रुको रुको रुको, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है, स्लो कह रहा है, स्लो कह रहा है, तो इसका बैरियर हाइट कितना होना चाहिए, बैरियर हाइट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का बैरियर
ज़्यादा होना चाहिए। बैकवर्ड तो है नहीं, रिवर्सिबल तो है नहीं, पर हमारी फॉरवर्ड ही है, तो इसका बैरियर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा बैरियर में डिफरेंस दिखा दो, यानी कि स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस दिखा देते हैं। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, ये बात समझ आई, पहले बताओ, पहली रिएक्शन वाली बात समझ आई, बोलो। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक्स कन्वर्ट हो रहा है पी में, जो कि फास्ट है। तो बैरियर हाइट कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी वो तो हमारी हो भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैरियर हाइट कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बैरियर हाइट कम रख लो। ठीक, इस टाइप का कुछ एम टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गई। ठीक, अब पहले मैं दो तीन चीज बता दूं जो आपको इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो कई बार हो सकता है चाहिए हो। ठीक है, ये वाली क्या है, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो इंडिविजुअल रिएक्शन है, इसकी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी होगी कितनी, ये होगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको मैं सपोज बोल दूं EA1। ठीक है, और EA1 कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा है भी। बिल्कुल ठीक है, रिवर्सिबल होती तो हम इसके कंपैरिजन में भी देखते, लेकिन वो तो हमें अब देखना ही नहीं, EA1 कैसी है, ज़्यादा है, रिवर्सिबल है ही नहीं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या, EA2, दूसरी रिएक्शन एक्स चेंजिंग इनटू पी, जो कि फास्ट है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो फास्ट की स्लो के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, कम है भी। ठीक है, अब अगर मैं पहली रिएक्शन का बात करूं तो उसका डेल्टा एच क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे पहली रिएक्शन का डेल्टा एच, ये पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की, और पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एक्स है, एक्स है प्रोडक्ट। तो पहली रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा H1। ठीक है, पहली रिएक्शन का मैग्नीट्यूड। अगर मैं अब दूसरी रिएक्शन का बात करूं तो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है एक्स और प्रोडक्ट है पी। तो अब दूसरी रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एच निकालूं तो क्या आएगा, सपोज इसको मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ तक। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आएगा, ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन कहीं पूछे तब के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब मैं पूछूं ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, आर चेंजिंग इनटू पी, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, इन दोनों का, इन दोनों के बीच का जो हमारा मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या होगा, डेल्टा एच नेट, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच किसका, नेट रिएक्शन का। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो तो बताओ फटाफट, पहले इतने में दिक्कत बताओ। ठीक, अब एक डाउट ये आ सकता है कि हमें कैसे पता कि किसकी पीक बड़ी होगी किसकी छोटी होगी, पहले और दूसरे के कंपैरिजन में हमें तो पीक नहीं पता। ठीक है, तो सही बात है, हमें पीक नहीं पता, दोनों की पीक में कौन ऊपर होगी कौन नीचे होगी हमें नहीं पता, डेटा नॉट गिवन। तो वही है ना कि इतने में तो इतना ही मिलेगा, जितना डेटा दिया उतने में तो इतना ही मिलेगा, इतने इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो एग्जाम में जब इतना डेटा देगा तो इतना ही बताएंगे, कुछ और डेटा देगा तब बता बात करेंगे कि पीक किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन देता नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करो। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म नोट कर लो फटाफट, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाओ। मैं चारों ग्राफ बना रहा हूँ फटाफट एक बार, चारों ऑप्शन।
चलो अब बताओ। चलो देखते हैं इसे। देखो क्या कह रहा है। पहली बात तो आपको ये रिएक्शन दी है, ए प्लस बी से फास्ट बन रहा है आई ए बी, तो आप इसको चलो लिख लो अलग से। पहले तो ए प्लस बी से आपका रिवर्सिबली क्या बन रहा है आई ए बी। और फॉरवर्ड रिएक्शन बताइए, फास्ट बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं दिया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, आई ए बी से आपका बन रहा है क्या ए बी प्लस आई, ठीक है। और फिर ए बी प्लस आई से बन रहा है फाइनली पी प्लस ए, ये बोल रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरी रिएक्शन है इसका आपको रेट कांस्टेंट कितना कह रहा है, K1 कह रहा है। और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 कह रहा है। और एक बात भी कह रहा है कि K1 बहुत बहुत कम है K2 से, ठीक है। तो K1 अगर छोटा है तो K1 हमें किसका आइडिया देता है, रेट का आइडिया देता है। तो K1 अगर हमें रेट का आइडिया दे रहा है तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, यानी कि अगर मैं इसे बोलूँ ये वाली रिएक्शन हमारी फर्स्ट, यानी कि K1 वाली जो रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, अगर रेट कांस्टेंट बहुत कम है K1 का K2 के कंपैरिजन में, तो K1 तो यानी कि जो जो हमारी K1 वाली रिएक्शन होगी उसका रेट कैसा होगा, बहुत कम होगा, स्लो होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड रिएक्शन जो K2 वाली है। तो K2 वाली K2 ज़्यादा है तो उसका रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, वो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है हमारी स्लो है और ये वाली रिएक्शन फास्ट है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कुछ उसने हमें दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी है। एक्सोथर्मिक यानी कि ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ग्राफ एक्सोथर्मिक, ठीक है। पहले बताओ क्या बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि बी ऑप्शन तो नेट कैसा है, एंडोथर्मिक। जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता बी, क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक है। बताओ, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। आजा रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब तो वही एक्सोथर्मिक है, तो इससे मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अगर एक्सोथर्मिक है तो, अगर एक्सोथर्मिक है तो जो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन की बात करते हैं, बाकी हमें सब ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से तो ज़्यादा ही दिख रही है, ठीक है। सभी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इससे तो अब फैसला नहीं होने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, ए प्लस बी से आई ए बी, जो कि फास्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। बैकवर्ड नहीं पता, फॉरवर्ड कैसी है, फास्ट है। तो इसका जरूर बैरियर हाइट कैसा होगा, छोटा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कैसी होगी, कम होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। तो लेकिन क्या अगर मैं तीसरे की बात करूं, सी पार्ट की बात करूं, तो क्या इसकी बैरियर हाइट तो ज़्यादा ही है, इसकी बैरियर हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है, सी तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ए बी तो था ही नहीं अपना, ए सी डी में देखो तो सी की बैरियर हाइट तो पहली में बहुत ज़्यादा है, बोलो बोलो, फास्ट है तो ये कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या सी में तो बहुत ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बोलो बोलो। ए और डी के कंपैरिजन में सी में तो बहुत ज़्यादा है बैरियर हाइट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो हो ही नहीं सकता। बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए और डी भी देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला स्टेप तो पार हो गया, ठीक है, पहला स्टेप पार हो गया, पहले स्टेप से फैसला नहीं आया, ठीक है। अब क्या देखें, अब देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आई ए बी से, यानी कि दूसरा स्टेप है स्लो, दूसरा स्टेप है स्लो, तीसरा स्टेप है फास्ट। तो स्लो है तो इसकी बैरियर हाइट कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फास्ट है तो इसकी बैरियर हाइट कम होनी चाहिए, ठीक है। ए और डी में देखो तो पहला स्लो है, ठीक है। तो स्लो है
तो बैरियर हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा फास्ट है तो बैरियर हाइट कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो तो ये वाला स्टेप स्लो है तो बैरियर हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, फिर तीसरा फास्ट है तो उसकी बैरियर हाइट कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो बैरियर हाइट ज़्यादा हो गई, स्लो के कंपेरिजन में फास्ट की बैरियर हाइट ज़्यादा हो गई, तो डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हमारा पहला हो गया, बोलो। इसी चीज़ को ऐसे ही करना है, ग्राफ से ही आपको ऑप्शन से ही डील करना है इन्हें। ठीक है, बनाने की बात होती तो देख लिया कैसे बना रहे हैं, लेकिन वैसे ग्राफ से डील करना है। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्सोथर्मिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले स्टेप की क्या फास्ट थी तो क्या होनी चाहिए थी, बैरियर हाइट छोटी होनी चाहिए थी, तो सी इसलिए नहीं हुआ। फिर बाकी दोनों स्टेप से हमने ए और डी से सेपरेट कर लिया, क्योंकि K1 वाली स्लो है तो उसका बैरियर हाइट ज़्यादा होना चाहिए अगले कंपैरिजन में। इसमें कम है लेकिन बैरियर मतलब ज़्यादा है बैरियर हाइट, लेकिन फास्ट वाली का और ज़्यादा हो गया, तो फास्ट वाली से कंपैरिजन में स्लो होना, बैरियर हाइट ज़्यादा होना चाहिए ना, तो फास्ट वाली का स्लो कम होना चाहिए और स्लो वाली का बैरियर हाइट ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।